नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 से हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से विधायी संभाषण इस पाठ को लाए हैं। यह पाठ बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू की चिट्ठी का एक अंश है। ये एक व्यंग्य कृति है जिसमें भारतीयों की स्थिति का खुलासा उस समय किया जा रहा था जब हमारा देश परतंत्र की अवस्था में था। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख, लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से बताया है, जिसमें जो लॉर्ड कर्जन है उनकी लाचारी को जोड़ने की कोशिश की गई है। वो ये दिखाते हैं, लेखक ये बताना चाहते हैं कि सामान्य जनता हो या लॉर्ड कर्जन या जैसा वायसराय, उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस की पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति को विनोदता, चुलबुलापन, सादगी से साहसिक गद्य का नमूना वो पेश करते हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। विदाई संभाषण। विदाई संभाषण होता है जब कोई जाता है और उसके लिए कुछ शब्दों को बोला जाता है उसकी प्रशंसा के रूप में कि उनका कार्यकाल कैसा रहा, उसको ही विदाई संभाषण कहते हैं। लेखक लिखते हैं, माय लॉर्ड, अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। आप अब इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपकी शासन काल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आपका ही था न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते समय आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार से प्रसन्न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आए, पर आप आए और उनसे यहाँ के लोग बहुत दुखित हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, पर ओह, आज आपके जाने का हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छुटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहां बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी, उनमें एक अधिक बलवती थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरों कमजोर गायों को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरन उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय ऐसी दशा होती है, वहां मनुष्य की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान प्रशासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपको जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। यद्यपि आपके शासन काल का नाटक घोर दुखांत है, और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना प्रारंभ किया वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य के सीमा के बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक ही लीला हो रही है, उसे खबर नहीं। इस बार मुंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा करके जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़े। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी, और इस देश में ऐसी अशांति आप फैला
चले हैं कि उसे मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को नरम तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। इसका लोगों के जिस पर बड़ा दुख है। विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर और अबू उल हसन ने बरगद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपकी प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे सबसे ऊंचा था। होदा चवर छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई। सर के बल नीचे आ रहे हैं। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए। आपको साफ देखना पड़ा था। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। आप बहुत ही गंभीर प्रस्तुत थे। उस सारी भीड़ का गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में कानून पास करके और कन्विकेशन प्रस्तुतता देते समय दीवारा निकाल दिया। यह दीवारा तो इस देश में है। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी में प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हकीम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके इशारे में प्रलय होती थी। कितनी ही राजाओं को मिट्टी के खिलौने की भांति आपने प्रोक हो डाला। कितनी ही मिट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इशारे में इस देश शिक्षा पायमाल हो गई। स्वाधीनता उड़ गई। बंग देश के सर पर आह रखा गया। ने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका। उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकाल जाने का हुक्म मिला। इस प्रकार आपका बहुत ऊंचे गिरकर चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है। गिरकर पड़ा रहना उसको भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी दृढ़ता से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। आपकी दिशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कर्मों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे, क्या कर चले। शासन प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। तो कृपा करके बताइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का काम ही शासन है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर अपनी मर्जी के विरुद्ध जिद्दी सब काम किए जाना ही शासन कहलाता है। एक काम तो ऐसा बताइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया। ये सब और जार भी घेरने घुटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं। पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उसकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ शाह की तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया।
पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादेश से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ देते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ के न जाती? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़िता न दी। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों के पीछे परिणाम को अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को साव नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम का एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपने विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान पे काटे थे। वहां चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद पर काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया वह सुन लीजिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नववरगढ़, मेरा प्रणाम दे। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अंदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नववरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में संभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न करी। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब तो कुछ शक्ति नहीं है तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपनी प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ प्राप्त करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सभ्यता को भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहा। आशा है आपको बाल मुकुंद गुप्त के लिखे इस विदाई संभाषण को पढ़कर अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।